नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसका नाम है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत से संबंधित प्रश्न सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अवश्य ही पूछे जाते हैं। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। इस सिद्धांत को हमने इस वीडियो में विस्तार पूर्वक समझाया है तथा इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आपके साथ साझा किए हैं। आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। ठीक है दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, कभी भूलना नहीं है इसको, इस तरह से हमें पढ़ना है। पावलोव का पूरा नाम था, क्या नाम था? इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, इवान पेट्रोविच पावलोव, इसे शॉर्ट में बोल देते हैं आईपी, यानी कि इवान फॉर आईपी, पेट्रोविच पी, इवान आई। इसे इवान को आई भी लिख देते हैं और ई भी लिख देते हैं कहीं कहीं। ठीक है ना, ई यानी कि ईपी पावलोव या फिर आईपी पावलोव। ठीक है ना, याद रखेंगे। और दूसरा याद रखने लायक बात यह है कि ये कहाँ के निवासी थे। ठीक है, तो ये निवासी थे हमारे रूस के निवासी थे। ठीक है, निवासी थे रूस के, और इन्होंने सिद्धांत दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। बता दें, इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना गया। क्या क्या नाम थे? तो इसका पहला अन्य नाम है CR थ्योरी। ठीक है, इसे CR थ्योरी भी कहा जाता है। और अन्य नाम है इसका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। प्राचीन परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, ये भी इसको कहा जाता है प्राचीन परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत। और अगला है समृद्ध प्रतिक्रिया प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समृद्ध प्रतिक्रिया प्रत्यावर्तन सिद्धांत। ठीक है, आगे है अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है इसे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और शरीर शास्त्री सिद्धांत भी कहा जाता है। और अगला है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। क्या है? क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, ये भी इसको कहा जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण इसके उपनाम। तो इसी के हैं, कौन से सिद्धांत के हैं ये उपनाम? ये हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत, इसी के ये सभी उपनाम हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में आईपी पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने प्रारंभ में कुत्ते को कई दिनों तक खाने के साथ घंटी बजाकर खाना दिया। यह प्रयोग कई दिनों तक दोहराने पर पाया गया कि खाना एवं घंटी में संबंध उत्पन्न हो जाता है और स्वाभाविक क्रिया लार आना, यानी कि लार टपकने लगती है। इसके बाद केवल घंटी बजाई जाती है, परंतु खाना नहीं दिया जाता है। तो देखा गया कि कुत्ता
स्वाभाविक क्रिया लार टपकाता है। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात ये है कि पावलोव ने क्या किया, पावलोव ने एक बॉक्स में कुत्ते को बंद कर दिया और क्या किया, यहाँ इसको रस्सियों से बांध दिया था, चारों तरफ से बांध दिया था। और क्या किया था, इसका जो मुंह था, मुंह में ऑपरेशन के द्वारा एक नली लगा दी गई थी जिसका संबंध क्या था, लार से था। यानी कि वो लार का सूचक था, जहाँ पे एक लार का सूचक लगा दिया गया था जिसमें लार का लेवल दिख जाता था, लार कितनी घट रही है या बढ़ रही है। ठीक है, और यहाँ पे खाना रखा हुआ था। ठीक है, और क्या था, एक घंटी लगा दी गई। अब क्या था, पावलोव ने क्या किया था, घंटी बजाकर खाना दिया था। पहले घंटी बजाई, फिर उसके बाद कुत्ते को खाना दिया गया। तो पाया गया कई दिनों तक यह क्रिया दोहराई गई। पहले घंटी बजाई जाती थी, फिर खाना दिया जाता था। तो पाया गया कि घंटी बजने से ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। जिस तरह से खाना देखने पर या खाना मिलने पर कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है, वैसे ही घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। उसके बाद उसको खाना दे दिया जाता था। तो कई दिनों तक ये चला। फिर बाद में क्या हुआ, उन्होंने किया कि पहले घंटी बजाई तो पाया गया कि कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है, लेकिन उसको खाना नहीं दिया गया। ठीक है, फिर भी उसके मुंह में लार आ गई। तो लार आ गई, यानी कि जो लार है वो है हमारी क्या, अनुक्रिया। लार जो है वो है अनुक्रिया, लार आना अनुक्रिया, यानी कि ये स्वाभाविक है। ठीक है, लार आना एक स्वाभाविक क्रिया है जिसे हम अनुक्रिया कहेंगे। और जो खाना दिया जाता है वो है हमारा उद्दीपक। ये है भोजन। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझ गए कि जो लार है वो हमारे हो गई अनुक्रिया, और जो भोजन है वो हो गया उद्दीपक। और जो घंटी है वो भी क्या है, वो भी एक उद्दीपक का काम करती है। घंटी भी उद्दीपक का काम करती है, लेकिन वो कैसी उद्दीपक है, वो अस्वाभाविक उद्दीपक है, यानी कि प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है, नेचुरल नहीं है। तो आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो पहले हम और भी जान लेते हैं पावलोव के बारे में। पावलोव का जन्म कहाँ हुआ था और इन्होंने कौन कौन से प्रयोग किए थे और इनको अवार्ड भी दिया गया था। तो बात कर लेते हैं इसी के बारे में। पावलोव, ई.पी. पावलोव रूसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे ये दोस्तों, ये रूसी वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम इवान पात्रोविच पावलोव था। ठीक है ना, याद रखेंगे ये चीज़। इनका पूरा नाम था इवान पात्रोविच पावलोव, और इन्होंने पाचन क्रिया के दहकी का विशेष रूप से अध्ययन किया था। यानी कि इन्होंने पाचन क्रिया का अध्ययन किया था, और उनका यह अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि इनको 1904 ईस्वी में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यह कब दिया गया था, यह दिया गया था 1904 ईस्वी में। और इनका पूरा नाम है इवान पात्रोविच पावलोव, और इसे शॉर्ट में ई.पी. पावलोव भी कहते हैं। और ई.पी. पावलोव की जगह अगर आई.पी. पावलोव भी आ जाता है तब भी ये यही नाम है, यानी कि इवान को आई से इंडिकेट कर दो या फिर ई से इंडिकेट कर दो। ठीक है, आई या फिर ई, आई.पी. पावलोव या फिर ई.पी. पावलोव, दोनों इन्हीं के नाम हैं। आगे है, ई.पी. पावलोव को अनुवंदन का जनक माना जाता है। यानी कि ई.पी. पावलोव ने अनुवंदन का
क्या किया था, प्रतिपादन किया था। अनुबंधन का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान के साथ साथ पावलोव एक चिकित्सक भी थे। क्या थे ये, चिकित्सक भी थे। पावलोव ने कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन का लार का एकत्रीकरण किया था। यानी कि पावलोव ने कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन किया और ऑपरेशन का लार का एकत्रीकरण किया था। कहाँ किया था, पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करके। याद रखेंगे, पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करके लार का एकत्रीकरण किया था। अगली लाइन है, इस प्रयोग द्वारा पावलोव में, यानी कि मैं की जगह ने लिखेंगे, इस प्रयोग द्वारा पावलोव ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि लंबे समय तक स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपक का एक साथ प्रस्तुत किए जाएं, यानी कि स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत किए जाए तो व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया करने लगता है जिसे अनुकूलित अनुक्रिया अथवा अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला, यदि लंबे समय तक स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपक का एक साथ प्रस्तुत किए जाएं तो क्या होता है, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया करने लगता है, जिसे हम कहते हैं अनुबंधित क्रिया या फिर अनुकूलित अनुक्रिया। अब बात कर लेते हैं, पावलोव ने एस प्रकार की थ्योरी दी थी। क्या दिया था, पावलोव ने एस प्रकार की थ्योरी दी थी। ठीक है, पावलोव ने एस प्रकार की थ्योरी दी थी। प्रयोग किया था इन्होंने कुत्ते पर। किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर। पावलोव का हमेशा याद रखेंगे, कुत्ते पर प्रयोग किया था। ट्रिक से समझ लेते हैं। पावलोव यानी कि पाव मतलब पैर और कुत्ता, कुत्ते के कितने पैर होते हैं, कुत्ते के पैर होते हैं 4 पाँव, यानी कि कुत्ते के 4 पाँव हो गए और पाँव से मतलब है पावलोव। ठीक है ना, यानी कि कुत्ते के कितने पैर होते हैं 4, यानी कि 4 पाँव होते हैं, यानी कि पावलोव, यानी कुत्ते पर प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, याद हो जाएगा अच्छे से। अगला है, जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जाता था, जो हमारा उद्दीपक है, यानी कि कुत्ते के सामने एक भोजन रख दिया। ठीक है, ये भोजन है, तो जैसे ही भोजन रखा जाता तो कुत्ते के मुंह में लार आने लगती थी। क्या होता था, जब भोजन कुत्ते के सामने रखा जाता था तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। इन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध भी दिया था। कुत्ते को क्या किया था, कस के बांध दिया था चारों तरफ से। ठीक है, और ये कुत्ता जो था वो बॉक्स के अंदर था, बॉक्स के अंदर था। अब जो प्रथम चरण था वो यही है कि पावलोव ने कुत्ते को भोजन दिया तो वो क्या था, भोजन एक उद्दीपक था। क्या है, उद्दीपक था। और कौन सा उद्दीपक था, ये था स्वाभाविक उद्दीपक। क्लियर। आगे है, जो भोजन दिया तो भोजन देने से, कुत्ते को भोजन दिया तो कुत्ते के मुंह में क्या आया, लार आया, यानी कि ये प्रतिक्रिया हुई। लार आना क्या है, प्रतिक्रिया। कौन सी प्रतिक्रिया है, ये है स्वाभाविक प्रतिक्रिया। ठीक है, आगे जो द्वितीय चरण दिया था उसमें क्या किया था, पावलोव ने 3 चरण में प्रयोग किया था अपना। तो प्रथम चरण ये हो गया हमारा, क्या किया, भोजन दिया गया कुत्ते को, भोजन दिया तो कुत्ते के मुंह में लार आ गई, यानी कि लार आना क्या है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। और जो भोजन दिया था वो उद्दीपक का काम कर रहा है, और उद्दीपक कैसा है, ये स्वाभाविक उद्दीपक है।
जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण में पावलोव ने बताया, क्या बताया? जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण में पावलोव ने क्या किया? पहले घंटी बजाई, फिर भोजन दिया गया। क्या किया गया? भोजन दिया गया, यानी कि फिर भी लार निकलती है कुत्ते के मुंह में। ठीक है, तो जो घंटी बजाई थी वो है कृत्रिम उद्दीपक और जो भोजन दिया गया था वो है स्वाभाविक उद्दीपक, और जो लार आई थी वो है, लार का आना है स्वाभाविक प्रतिक्रिया। यानी कि जब घंटी बजाई जाती है पहले, फिर भोजन दिया जाता है, घंटी बजाने के 2 या 3 या फिर 2 से 4 सेकंड बाद भोजन दिया जाता है, तब भी कुत्ते के मुंह में लार आने लगती है। ठीक है, तीसरा चरण ये था कि पहले घंटी बजाई, पावलोव ने क्या किया? पहले घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया, तो क्या होता है? फिर भी कुत्ते के मुंह में लार निकलने लगती है। तो जो घंटी बजाई थी वो हमारी कृत्रिम उद्दीपक, समझ गए, और जो लार आई वो है स्वाभाविक प्रतिक्रिया। शुरू से वही चल रही है, जो लार आई है वो है स्वाभाविक प्रतिक्रिया, और जो घंटी है यानी कि जो कृत्रिम है वो है कृत्रिम उद्दीपक, और जो भोजन दिया था, भोजन है हमारा स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, नोट करने वाली बात ये है, ये जो कभी कभी ये लाइन पूछ ली जाती है, क्या पूछा जाता है? घंटी भोजन के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो समय होना चाहिए 2 से 4 सेकंड। ये अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पे लिख लेंगे। ठीक है, अगली लाइन है, भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। तो ये भी बात है, ये प्रतिक्रिया तभी होगी जब भोजन है वो घंटी से अधिक प्रभावशाली होगा। समझ गए? तभी लार का आना प्रतिक्रिया होगी। तो इस तरह से पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कितने चरणों में? 3 चरणों में, कहीं कहीं 4 चरण भी बताए जाते हैं, तो मोस्टली 3 चरणों में ही प्रयोग किया था। ठीक है, अब बात करेंगे इस जो क्रिया की थी, ये जो प्रयोग है उसके उपनाम भी हैं। कौन से? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत है पावलोव का, और इसी के उपनाम भी हैं। उपनाम कौन से हैं? पहला है CR थ्योरी। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये जो C4 हो गया, कंडीशनल, क्या हो गया? कंडीशनल रेस्पॉन्स, R4 रेस्पॉन्स। ठीक है, और हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे? अनुबंधित अनुक्रिया। रेस्पॉन्स हो गया अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि CR थ्योरी, एक ही चीज़ है। और इसका दूसरा नाम ये भी है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया हमारा पावलोव ने। ठीक है, नाम याद रखेंगे, नाम भूलना नहीं है, क्योंकि इसके भिन्न उपनाम पूछ लिए जाते हैं जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, इसलिए इसको याद रखेंगे। तो अगला है प्राचीन परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत। प्राचीन परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत। अगला है समृद्ध प्रतिक्रिया प्रत्यावर्तन सिद्धांत। समृद्ध प्रतिक्रिया प्रत्यावर्तन सिद्धांत। अगला है अनुबंधन का सिद्धांत, और अगला है शरीर शास्त्री सिद्धांत। अब ये है अनुबंधन का सिद्धांत। तो अनुबंधन का सिद्धांत क्या होता है? अनुबंधन, तो अनुबंधन को जान लेते हैं। अनुबंधन क्या किसे कहते हैं? कोई प्राणी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रिया करता है, तो क्या होता है? उनके मध्य एक संबंध बनता है, उस संबंध को ही हम अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, कोई प्राणी है, मान लीजिए हम ही हैं, और क्या करते हैं? किसी लक्ष्य को पाने के लिए क्रिया करते हैं, यानी कि लक्ष्य हो गया हमारा, क्या हो गया? टेट का एग्ज़ाम,
सुपर टेट मान लो या फिर सी टेट मान लो, कोई भी टेट का एग्जाम मान लो, वो हमारा हो गया लक्ष्य, और लक्ष्य ही हमारा कहलाता है उद्दीपक। लक्ष्य ही क्या होता है? उद्दीपक होता है। क्लियर? तो क्या बताया, कोई प्राणी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया करता है तो उनके मध्य क्या होता है? एक संबंध बनता है, बॉन्ड बनता है। यानी कि कोई प्राणी है, वो क्या कर रहा है, किसी उद्दीपक को, उद्दीपक हमारा ये हो गया, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया कर रहा है, ठीक है, क्रिया कर रहा है, तो उसके बीच में क्या होता है? संबंध बनता है। संबंध बन गया ये दोनों के मध्य, और ये संबंध जो बना वही अनुबंधन कहलाता है। क्लियर है? अब इसीलिए इसको कहा गया अनुबंधन का सिद्धांत। और आगे है शरीर शास्त्रीय सिद्धांत। शरीर शास्त्रीय सिद्धांत भी था ये। शरीर शास्त्रीय सिद्धांत क्यों है? क्योंकि इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था, ठीक है। पाचन क्रिया जो कुत्ते के पेट्रोटिड ग्रंथि में ऑपरेशन किया था इन्होंने, जिससे पाचन क्रिया का शोध किया इन्होंने, तो इसे शरीर शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। अगला है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। इसे क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर? तो एक ही सिद्धांत है, इसके अन्य उपनाम भी दिए गए जो हमने अभी समझ लिए हैं। आशा करता हूँ आपको भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें इसी वक्त, ठीक है दोस्तों। और जो हमारे चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता। तो ये जो पावलोव ने प्रयोग किया कुत्ते पर, तो प्रयोग तो किया लेकिन इसके शैक्षिक उपयोग भी हैं। तो शैक्षिक उपयोग भी जान लेते हैं, वो क्या क्या उपयोग हैं इसके, इस प्रयोग के, इसलिए ये इतना लोकप्रिय हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन करना चाहिए। यानी कि पहला क्या है? शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन करना चाहिए। इससे मतलब ये है कि शिक्षक जब भी पढ़ाता है तो उसका जो विषय वस्तु है, यानी कि पाठ्यक्रम है, वो उसको क्रमबद्ध तरीके से पहले बता देना चाहिए। इसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद वो अगली चीज़ ये आएगी, फिर उसके बाद वो आएगा। इस तरीके से पूरा क्रमबद्ध तरीके से उसको बता देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जो क्रम बता दिया जाएगा तो स्टूडेंट, छात्र और पाठ्यक्रम के बीच में एक अनुबंधन हो जाएगा, ठीक है। तो ये शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन करना चाहिए, ये इसका शैक्षिक उपयोगिता है। तो इस सिद्धांत का शैक्षिक उपयोग भी है। कौन सा सिद्धांत का? अनुक्रिय उद्दीपक सिद्धांत का। तो पहला उपयोग ये हो गया, शिक्षक को विषम वस्तु के प्रति अनुबंध करना चाहिए, ठीक है। अगला है अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। तो इस सिद्धांत के उपयोग से अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। और अगला है अनुशासन बच्चों में लाया जा सकता है। अनुशासन लाया जा सकता है इसकी उपयोगिता से बच्चों में। बुरी आदतों, भय इत्यादि का भी छुटकारा मिल जाता है इसके उपयोग से। और सतर्क रहना सीख जाता है। कोई भी है प्राणी, वो इस प्रयोग के उपयोग से सतर्क रहना भी सीख जाता है। यह इसकी उपयोगिता है इस सिद्धांत की। अगला है शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला है पुनरावृत्ति पर बल, यानी कि पुनरावृत्ति पर बल दिया जाता है। अगला है यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल, और यांत्रिक तरीके से सीखने पर भी बल दिया जा सकता है। अगला है इसी प्रकार बालक को
प्रेम भावना का विकास होता है, यानी बालकों में प्रेम भावना का भी विकास हो जाता है। और अगला है भाषा को सीखने और सिखाने के लिए विशेष उपयोगी होती है। ये क्या, ये सिद्धांत भाषा को सीखने और सिखाने में विशेष उपयोगी है। और अगला है उपयोग आदतों के निर्माण में विशेष उपयोगी, यानी कि इससे आदतें भी सुधारी जाती हैं और आदतें बनाई भी जाती हैं। तो ये इसका उपयोग है। अगला उपयोग है भय संबंधित मानसिक भ्रांतियों को दूर करने में सहायक है। क्या है, भय संबंधित मानसिक भ्रांतियों को दूर करने में यह सिद्धांत उपयोगी होता है, यह सहायक होता है। तो ये इसके शैक्षिक उपयोग भी हैं, इसलिए ये सिद्धांत इतना लोकप्रिय हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे ये प्रयोग में पावलोव ने जो चीज़ें उपयोग में लाई थी उसको शॉर्ट में नाम भी दिए गए। जैसे कि भोजन क्या है, भोजन उद्दीपक का काम करता है। क्या है, उद्दीपक। और इसे कहते हैं हम स्वाभाविक उद्दीपक। कैसा उद्दीपक है ये, स्वाभाविक उद्दीपक है ये भोजन। और इसका शॉर्ट में नाम भी दिया गया जिसे हम उपयोग में लिखते हैं UCS, यानी कि UCS का मतलब होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। उद्दीपक को कहते हैं स्टिमुलस, क्या कहते हैं, स्टिमुलस। और अनकंडीशनल यानी कि बिना शर्त के अनुबंधित उद्दीपक, तो इसलिए इसको कहते हैं अनुबंधित उद्दीपक या फिर स्वाभाविक उद्दीपक या फिर नेचुरल उद्दीपक या फिर प्राकृतिक उद्दीपक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कई नाम बता दिए, लेकिन मोस्टली हम याद रखेंगे अनुबंधित उद्दीपक या फिर UCS। क्या रखेंगे, UCS, अच्छे से याद हो गया। अगला नाम है, अगला क्या है, अगला है CS। तो CS क्या होता है, CS का फुल फॉर्म होता है कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस होता है हमारा उद्दीपक होता है। और जो CS है वो उद्दीपक है, और जो है हमारी घंटी, यानी कि CS किसको बोला गया है, घंटी को। जो पावलोव ने घंटी बजाई थी उस घंटी को CS बोला गया, जो है हमारा अनुबंधित उद्दीपक, यानी कि कंडीशनल उद्दीपक है ये। आई होप आप समझ गए होंगे। ये बिना किसी शर्त के नहीं है, इसमें शर्त रखी गई है, यानी कि शर्तिया उद्दीपक है। ठीक है, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक की भी कह सकते हैं इसको, अस्वाभाविक उद्दीपक। राइट, तो इसका नाम हो गया CS। अगला दिया है UCR। अब UCR क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। और रेस्पॉन्स वो बताया था, रेस्पॉन्स होता है हमारा अनुक्रिया, यानी कि लार। अनुक्रिया क्या है इस प्रयोग में, लार, इसलिए इसको अनकंडीशनल रेस्पॉन्स कहा जाता है, यानी कि UCR। ठीक है, अब लार का आना क्या होता है, स्वाभाविक होता है, इसलिए स्वाभाविक अनुक्रिया होगी। क्लियर। अगली लाइन है हमारी CR। अब CR क्या है, CR होती है हमारी रिस्पॉन्स। यहाँ था कंडीशनल स्टिमुलस और यहाँ है कंडीशनल रेस्पॉन्स, CS और CR। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसे कहा गया अनुबंधित अनुक्रिया, और अनुक्रिया क्या है, लार है इसमें भी, लेकिन ये अब क्या है, कंडीशनल यानी कि अस्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है CR, यानी कि कंडीशनल रेस्पॉन्स। तो आई होप ये आप चारों नामों को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, UCS यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, और CS कंडीशनल स्टिमुलस, और UCR अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, और CR कंडीशनल रेस्पॉन्स। बिल्कुल समझ गए होंगे, सरल हो गया ये। अब हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले पावलोव ने
इस पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? कुत्ते पर। ठीक है, यह है कुत्ता। क्या है? कुत्ता। ठीक है, और इन्होंने इस पर प्रयोग किया तो प्रयोग में कितने चरण थे? 3 चरण थे। पहले चरण में क्या था? पहले चरण में कुत्ते को भोजन दिया जाता है। तब क्या आया? कुत्ते के मुंह में लार आई, यानी कि भोजन जो है वो उद्दीपक का काम करेगा। क्या करेगा? उद्दीपक। कैसा उद्दीपक है ये? स्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक। ठीक है, यानी कि अनकंडीशनल। स्वाभाविक यानी कि अनकंडीशनल उद्दीपक। अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्टिमुलस कहते हैं उद्दीपक को, यानी कि भोजन को स्टिमुलस कहा गया। आगे लार। लार क्या है? लार है ये अनुक्रिया। अनुक्रिया यानी कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया है ये, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया या फिर अनुक्रिया। अनुक्रिया, समझ गए? लार क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया या फिर प्रतिक्रिया, जिसे लार को कहते हैं हम रेस्पॉन्स। अनुक्रिया को कहते हैं रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स। क्लियर? तो ये पहला चरण में किया गया। पहले चरण में क्या हुआ? पावलोव ने कुत्ते को भोजन दिया, और भोजन जैसे ही दिया तो कुत्ते के मुंह में क्या आया? लार आ गई। तो फिर दूसरे चरण में उन्होंने क्या किया? प्रयोग में दूसरे चरण में भोजन देने से पहले उन्होंने घंटी बजाई। क्या किया? घंटी बजाई। पहले घंटी बजाई। ठीक है, फिर क्या किया? फिर भोजन दिया गया। क्या किया? भोजन दिया गया। फिर क्या होता है? फिर कुत्ते के मुंह में लार आने लगती है, यानी कि अनुक्रिया होती है। क्लियर? यानी कि पावलोव ने पहले घंटी बजाई, घंटी बजाने के 2 से 4 सेकंड बाद भोजन दिया गया तो कुत्ते के मुंह में लार आने लगी, स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी। ठीक है, तो जो घंटी है वो है हमारी स्टिमुलस। कौन सी स्टिमुलस? ये है कंडीशनल स्टिमुलस। और ये जो भोजन है, भोजन क्या है? तो भोजन है हमारा स्वाभाविक उद्दीपक। क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि UCS, और ये हो गया CS। और ये जो है लार, लार क्या है? अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी कि UCR। क्लियर? यानी कि दूसरे चरण में पावलोव ने पहले घंटी बजाई, फिर भोजन दिया गया, फिर भी कुत्ते के मुंह में लार आने लगती है, तो कई दिनों तक ये प्रयोग दोहराया गया। ठीक है, कई दिनों तक ये प्रयोग को दोहराया गया। तो पावलोव ने क्या देखा? पावलोव ने पाया कि जब घंटी बजाई जाती है, फिर भोजन दिया जाता है, तब भी कुत्ते के मुंह में लार आती है, और जब अकेला भोजन दिया जाता है तब भी कुत्ते के मुंह में लार आती है। तो ये जो क्रिया है, अनुक्रिया है, वो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। फिर उन्होंने ट्राई किया। क्या ट्राई किया? पावलोव ने तीसरे चरण में केवल घंटी बजाई। क्या किया? केवल घंटी बजाई। ठीक है, केवल घंटी बजाई। फिर क्या होता है? फिर भी कुत्ते के मुंह में लार आने लगती है। तो जब कुत्ते के मुंह में घंटी बजाने से भी लार आई तो क्या होता है? घंटी और कुत्ते के बीच एक संबंध बन जाता है, यानी कि लार के मध्य संबंध बन जाता है कि जब भी घंटी बजाई जाती है तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। तो या फिर हम कह सकते हैं
कि घंटी बजाने के तुरंत बाद भोजन दिया दूसरे चरण में, तब भी कुत्ते के मुंह में लार आई, और जब घंटी नहीं बजाई, जब भोजन नहीं दिया केवल घंटी बजाई तब भी कुत्ते के मुंह में लार आई। तो ये जो क्रिया है वो स्वाभाविक क्रिया है। क्या है? स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। तो जो घंटी और लार के मध्य जो संबंध बना उसी को हम कहते हैं अनुक्रिया। क्लियर? क्या कहेंगे? अनुक्रिया या फिर अनुबंधन। क्या कहेंगे? अनुबंधन। तो जो बॉन्ड बना लार और घंटी के मध्य उसी को हम कहते हैं अनुबंधन। अब दूसरा एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं। मान लीजिए एक क्लास में क्या है? एक क्लास है, ये क्लास है और क्लास में यहाँ कई छात्र बैठे हैं। ठीक है, एक चपरासी होता है, चपरासी, और एक होता है अध्यापक यानी कि शिक्षक। ठीक है, क्या होता है? शिक्षक चपरासी से कहता है, क्या कहता है? कि डंडा क्लास में रख कर आ जाओ। कहाँ पे? क्लास में डंडा रख के आ जाओ। डंडा। तो जब भी शिक्षक आता है तो क्या कहता है चपरासी से कि क्लास में डंडा रख दो। तो हर दिन रोजाना चपरासी ऐसा ही करता है। जब शिक्षक चपरासी को बोलता है कि डंडा रख दो क्लास में, तो चपरासी क्लास में डंडा रख देता है। ठीक है, रोजाना ऐसे ही होता है। तो क्या होता है? तो एक दिन क्या होता है? एक दिन शिक्षक जो है वो नहीं आता है। शिक्षक नहीं आता है तो चपरासी जो है वो क्या करता है? वो बालकों को यानी छात्रों को शांत करने के लिए, जो शोर शराबा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, उसको शांत करने के लिए चपरासी केवल डंडा क्लास में रख के आ जाता है। शिक्षक नहीं आता है लेकिन डंडा चपरासी अपने मन से रख देता है। तो जो डंडा और उनका जो शांत होना यानी कि उनके मध्य एक अनुशासन बन रहा है, तो उसी के मध्य एक संबंध बन रहा है डंडे और छात्रों के मध्य यानी कि पढ़ाई के मध्य एक संबंध बन रहा है। उसी को अनुबंधन कहा गया। क्या कहा गया? संबंध को ही अनुबंध कहा गया। तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। यानी कि शिक्षक नहीं आया फिर भी केवल डंडे के ही इशारे से, यानी कि डंडा जैसे ही चपरासी ने रखा तो सभी छात्र जो थे वो शांत हो गए, आपस में बातें नहीं करने लगे और पढ़ाई भी करने लगते हैं। ठीक है, तो ये है क्या है? ये स्वाभाविक अनुक्रिया है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। और जो शिक्षक है वो है उद्दीपक। क्या है? उद्दीपक। शिक्षक है उद्दीपक, और जो डंडा है वो डंडा क्या है? डंडा भी उद्दीपक है लेकिन कैसा है? कृत्रिम उद्दीपक है। इसे CS कह सकते हैं, CS। ठीक है, जो शिक्षक है उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? UCS, अनकंडीशनल स्टिमुलस। और ये डंडा जो है कंडीशनल स्टिमुलस। और जो संबंध बना यानी कि जो बच्चे अनुशासन में आ जाते हैं तो अनुशासन को मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं? अनुक्रिया। क्या हो गया? अनुक्रिया, यानी कि अनुशासन को ही अनुक्रिया मान लेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया पावलोव ने। इसके लिए 1904 ईस्वी में इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, आई होप आप ये प्रयोग को अच्छे से समझ गए होंगे। पावलोव ने सिद्धांत दिया, क्या सिद्धांत दिया था? अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। ठीक है, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत दिया था। तो इसी टॉपिक के ऊपर हमने कुछ प्रश्न उत्तर भी रखे हैं जिनको हम पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, CR थ्योरी में UCS है, तो इस प्रयोग में जो UCS है वो हमने क्या बताया था? भोजन। CR थ्योरी में UCS क्या है? भोजन है। UCS का मतलब है अनकंडीशनल स्टिमुलस।
यूसीएस क्या होता है? अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, क्लियर। जो स्टिमुलस होता है वो होता है हमारा उद्दीपक। क्या होता है? उद्दीपक। क्लियर। तो यूसीएस क्या हो गया? भोजन हो गया। किसमें? सीआर थ्योरी में। सी का मतलब क्या है? कंडीशनल, और आर का मतलब रेस्पॉन्स। तो कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी में, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में, यूसीएस क्या है? भोजन है। क्लियर। अगला प्रश्न है हमारा, सीआर थ्योरी में सीआर क्या है? तो सीआर क्या होता है? सीआर यानी कि कंडीशनल रेस्पॉन्स। कंडीशनल रेस्पॉन्स। कंडीशनल रेस्पॉन्स। तो कंडीशनल रेस्पॉन्स क्या है? यानी कि इसको हम कह सकते हैं अस्वाभाविक अनुक्रिया। अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है? लार्काना। क्लियर। अस्वाभाविक या फिर स्वाभाविक, यानी कि इसे यूसीआर भी कहते हैं, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो पावलोव ने प्रयोग किया था हमारा कुत्ते पर। और कब किया था? 1904 में, जिसके ऊपर क्या मिला था इनको? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्लियर। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब बात आती है पावलोव कहाँ के रहने वाले थे? तो पावलोव हमारे रहने वाले थे रूस के। कहाँ के? रूस के। हमेशा याद रखेंगे, पावलोव रूस के रहने वाले थे। ठीक है। और पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। कब किया था? 1904 में। और 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब बात आती है, जो पावलोव थे वो क्या थे? तो पावलोव थे हमारे, पावलोव एक शरीर शास्त्री भी थे। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? अनुबंधन का प्रतिपादन किया था, यानी कि अनुबंधन का जनक भी इनको कहा जाता है। और इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था। कब किया था? 1904 में। और 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ये रूसी वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इस सिद्धांत को समझ गए होंगे, इस प्रयोग को समझ गए होंगे। इसे सीआर थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सीआर थ्योरी। और प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से टाइप का प्रयोग था? तो ये था एस टाइप का, यानी कि स्टिमुलस। इसमें आर नहीं था। आर मतलब रेस्पॉन्स का कहीं नाम नहीं है, यानी कि रेस्पॉन्स का प्रयोग नहीं किया गया इसमें, इसलिए केवल स्टिमुलस का प्रयोग किया गया। इसलिए इसे एस प्रकार का सिद्धांत कहा जाता है। किस प्रकार का? एस प्रकार का। और एसआर थ्योरी दी थी हमारी थॉर्नडाइक ने, जिसमें आर का भी प्रयोग किया था इन्होंने। थॉर्नडाइक ने, और प्रयोग किया था बिल्ली पर, थॉर्नडाइक की बिल्ली और पावलोव का कुत्ता। और स्किनर का क्या हो जाएगा? चूहा हो जाएगा, कबूतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से ये जो सिद्धांत हमने पढ़ा वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आई होप आपने वीडियो लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया है तो आप कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगे भी हम पेडागोजी के सभी सिद्धांतों को वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने जो सिद्धांत कराए हैं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, और थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, जीन पियाजे का है, और कोलबर्ग का है। तो ये सभी सिद्धांत हमने करा दिए हैं। तो अगर आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने
पेडागोजी में सभी सिद्धांतों को पढ़ लिए तो समझ लीजिए आधा मनोविज्ञान आपने पढ़ लिया। आधा नहीं, 80% मनोविज्ञान आपने पढ़ लिया। आपके 80% नंबर पक्के हो जाते हैं। इसीलिए ये सभी सिद्धांतों को आप अच्छे से समझ लें और सभी प्रश्नों को हल करते रहेंगे। तो ये सभी सिद्धांतों के बाद हम प्रश्नोत्तर की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आएंगे। तो आप उस श्रृंखला को ज़रूर पूरा करें, उस श्रृंखला को ज़रूर सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।